नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकारों से संबंधित पार्ट 3 के संबंध में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है और उसमें मौलिक अधिकारों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। इस वीडियो में मैंने कुल 50 प्रश्नों को रखा है और इसमें 50 प्रश्नों का रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि यह एक अभ्यास सत्र के रूप में हो जाए। जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस पर देख लें कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कहाँ तक हमने अचीव किया है। इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसे पहले ही पढ़ लिया है। तो पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 28-29, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 29-30, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 30-31, चौथा विकल्प अनुच्छेद 28-29। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक और मतलब शिक्षा और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन। हमारा जो अनुच्छेद 39 है उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 29 है, इसमें कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और दूसरा है अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा, लेकिन यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को दिया गया, न कि विदेशी अल्पसंख्यकों को। तो अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि इसी संस्कृत और शिक्षा के अधिकार के उपबंध में ही जो है अनुच्छेद 31 आता था और अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, जिसे हम 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिए और उसे अब अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखे हैं, जो कि भाग 12 में वर्णित है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। यह कथन गलत है क्योंकि भारतीय संविधान में जो है कई जगह पे जो है अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है। उसको हम लोग अनुच्छेद 14, 15, 19 को मिला के जो है समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान करते हैं। तो कथन एक गलत है। हमारा दूसरा कथन है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। यह कथन सही है। तो हमारा कथन सही है। तो आगे दिया हुआ उपरयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल बी सही है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? पहला विकल्प है अनुच्छेद 24, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 45, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 330, चौथा विकल्प अनुच्छेद 368। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम के बालकों को जो है कारखानों में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। किसी भी स्थिति में उनको हमने किसी भी गंभीर सिचुएशन में किसी संकटमय परिस्थिति में हम उनका नियोजन नहीं कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24। तो 24 हो गया कारखानों से संबंधित और 23 में जो है बलात्श्रम जो है या बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है। इसमें है अनुच्छेद बी है विकल्प बी, अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में 86वें संविधान संशोधन है, प्रावधान किया गया है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा। विकल्प सी है अनुच्छेद 330। तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा एवं राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है।
मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों को तो उपलब्ध हैं लेकिन विदेशियों को नहीं? तो पहला है कानून के समक्ष समानता, यह भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण, अनुच्छेद 30 के विषय में अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। तो अनुच्छेद 30 जो है केवल भारतीयों को अधिकार प्रदान करता है। और विकल्प डी है जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा, तो सभी को प्राप्त है, चाहे वह भारतीय हो चाहे विदेशी हो। तो विकल्प बी और सी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। तो हमारा जो है विकल्प डी सही आंसर होगा। विकल्प डी 2 और 3 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सरकार में भागीदारी का अधिकार तथा उच्च पदों को प्राप्त करने में समान अवसर की अर्हता नागरिकों को प्राप्त होती है। विकल्प ए राष्ट्रीय स्वतंत्रता से, नहीं गलत है। दूसरा विकल्प है राजनीतिक स्वतंत्रता से, हमारा सही आंसर है विकल्प बी, राजनीतिक स्वतंत्रता से हमें यह अर्हता प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता? पहला विकल्प है समानता का अधिकार, निलंबित हो जाता है। दूसरा विकल्प है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी निलंबित हो जाता है। तीसरा विकल्प है अपराधों में दोष सिद्ध होने पर रक्षा, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। विकल्प डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भी निलंबित किया जाता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 ये 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल की सिचुएशन में भी अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित नहीं किए जा सकते। पहले ऐसा प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 359 के तहत कि सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, लेकिन संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 एवं 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन दोनों जो है अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल की भी परिस्थिति में। अगला प्रश्न है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए? तो पहला विकल्प है पंजाब सरकार बनाम गोलकनाथ, दूसरा विकल्प है गोपालन केस, तीसरा विकल्प है केशवानंद भारती केस, चौथा विकल्प है भारत सरकार बनाम सज्जन सिंह। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, पंजाब सरकार बनाम गोलकनाथ मुकदमा जो है 1967 में हुआ था, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई संशोधन करना है मौलिक अधिकारों में तो उसके लिए एक संवैधानिक सभा आहूत की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है मिनर्वा मिल पर निर्णय के बाद किसी कानून की रक्षा अनुच्छेद 31C द्वारा की जाएगी? तो पहला विकल्प है इसे अनुच्छेद 39 बी एवं सी के निर्देशों के अनुपालन के लिए बनाया गया हो। दूसरा विकल्प है इसे नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुपालन के लिए बनाया गया हो। यह देखिए गलत है। विकल्प सी है इसमें तथा मौलिक अधिकारों में संघर्ष की स्थिति है, यह भी गलत है। तो ये तो गलत होगा ही होगा। तो हमारा विकल्प ए सही आंसर होगा। इसे अनुच्छेद 39 बी एवं सी के निर्देशों के अनुपालन के लिए बनाया गया, और मिनर्वा मिल मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में 1980 में हुआ था। ठीक है, और इस कानून की रक्षा के लिए अनुच्छेद 31C द्वारा किसकी रक्षा की जाएगी? अनुच्छेद 39 बी एवं सी के निर्देशों के अनुपालन के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? पहला विकल्प अनुच्छेद 19, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 20, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 21, चौथा विकल्प अनुच्छेद 22। तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जो अनुच्छेद 19 में है। विकल्प ये हमारा सही आंसर है। वैसे भारतीय संविधान में कहीं पे भी जो है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19 खंड 1 और उपखंड ए आया ए जो भी कह लीजिए जो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, तो उसमें माना गया है कि उसी में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है।
क्योंकि बाद में इसे जो है न्यायालय ने मान लिया था। अनुच्छेद 20 में क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया। अनुच्छेद 21 ऊपर बताया। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार संविधान भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड अ में वर्णित है। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? विकल्प ए अनुच्छेद 14, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 19, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 21, चौथा विकल्प अनुच्छेद 22। आंसर विकल्प बी, अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को, यहाँ पे पढ़ाना हो गया, फहराना होना चाहिए, झंडे को हम क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? ठीक है, तो पहला विकल्प अनुच्छेद 14, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 21, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 25, चौथा विकल्प अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 1 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह अपने निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है। यह उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जात तथा जनजात को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? पहला विकल्प अनुच्छेद 17, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 19, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 18, चौथा विकल्प अनुच्छेद 17। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी, अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता का उल्लेख है। अस्पृश्यता पर निषेध किया गया है संविधान के भाग 3 में समता के अधिकार के तहत, उसमें यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ठीक। दूसरा विकल्प शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, तीसरा विकल्प एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, और चौथा विकल्प इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ख, ठीक है, उसमें प्रावधान किया गया शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 खंड 3 में जो है यह भी प्रावधान है शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार पर राज्य को तर्कपूर्ण कानून बनाने का अधिकार है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? पहला विकल्प है भारत की संप्रभुता, दूसरा विकल्प है लोक व्यवस्था, तीसरा विकल्प है न्यायपालिका का अपमान, चौथा विकल्प है अवांछनीय आलोचना। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, अवांछनीय आलोचना के आधार पर नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 19 खंड 2 में यह प्रावधान किया गया है कि नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहान या किसी अपराध के संरक्षण पर या उसके संरक्षण के आधार पर सही युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, नियमतः प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो उसमें अवांछनीय आलोचना नहीं, आप आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? पहला विकल्प अनुच्छेद 14, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 19, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 21, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। उसमें यह उल्लेख किया गया है कि आप उसके तहत विदेश यात्रा का संरक्षण आपको प्राप्त हुआ है।
एक मुकदमा हुआ था सतवंत सिंह, लिख दे रहा हूँ, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर, असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर, ठीक है। और बाद में एक मुकदमा और था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का। यह मुकदमा 1957 में हुआ था और मेनका गांधी बनाम भारत संघ यह जो है 1978 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं पे भी जाने का अधिकार है, जिसमें विदेश यात्रा या विदेश भ्रमण भी शामिल है, ठीक है। तो अगर विदेश यात्रा विदेश भ्रमण में आता है तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसे रखा जा सकता है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो पहला विकल्प है विदेश यात्रा का अधिकार, दूसरा विकल्प है शरण पाने का अधिकार, तीसरा विकल्प है एकांतता का अधिकार, चौथा विकल्प है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार हमारा सही आंसर है। एक मुकदमा था खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, ठीक है। और एक गोविंद मुकदमा था गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधान किया था, ठीक है, कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) डी खंड 1 उपखंड डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलकर पढ़ाने पर एकांतता का अधिकार हमें प्राप्त होता है। मतलब एकांतता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड डी और अनुच्छेद 21 को मिलाकर प्राप्त होता है। उच्चतम न्यायालय ने जो है ये इसके अतिरिक्त जो है हम और कुछ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विभिन्न निर्णयों पे अपने अधिकार अपना निर्णय दिया था, ठीक है, विभिन्न अधिकारों के ऊपर। उसमें है हमें क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार पाने का अधिकार है, ठीक है। तो अच्छे पर्यावरण का अधिकार है, शीघ्र विचरण का अधिकार है, विधिक सहायता का अधिकार है, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार है, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार है, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार है, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार है, अच्छी सड़कों का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने का अधिकार है, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध का अधिकार है। ये सब अधिकार हमें अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 के साथ संयुक्त करने पर प्राप्त होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? अभी मैंने आपको ऊपर बताया उसी से संबंधित है। तो विकल्प ए है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना, तो यह है। दूसरा है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, यह भी सही है। तीसरा है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना मतलब हमें जो है शुद्ध जल प्राप्त करने का अधिकार है, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार है, यह भी सही है। तो विकल्प डी मृत्युदंड का है, इसमें कहीं पे उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, मृत्युदंड का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। इसके संबंध में एक मुकदमा भी हुआ था, नाम था जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य। तो उसमें क्या हुआ था कि 5 सदस्यीय पीठ थी सर्वोच्च न्यायालय की, उसमें मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था, ठीक है। मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने मतलब मृत्युदंड जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आप इसका दावा नहीं कर सकते। अगर आपने कोई गलत कार्य किया है और आपको कोर्ट के द्वारा जो मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो, तो आप अनुच्छेद 21 को विधिक हथियार नहीं बना सकते हो, ठीक ना। अगला प्रश्न है भारतीय गणराज्य के संविधान
का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? मुझे नहीं लगता अब इसको बताने की कोई आवश्यकता होगी, तो हमारा विकल्प भी सही आंसर होगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 आप लोगों को मालूम हो गया, 20 मालूम हो गया और 22 मालूम हो गया। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला है धर्म का प्रचार करना या धर्म के प्रचार का अधिकार। दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार। तीसरा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ये तो कोई भी राज्य नहीं दे सकता इसकी स्वतंत्रता। धार्मिक निकायों में जो है लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाए। ऊपर के विकल्प जो है धर्म प्रचार करने का अधिकार आपको प्राप्त है, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार है, और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। लेकिन धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए विकल्प हमारा ABC सही आंसर होगा। तो विकल्प ए सही है हमारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो पहला विकल्प है अनुच्छेद 24, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 25, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 26, चौथा विकल्प अनुच्छेद 27। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों को जो है कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 24 अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध था 14 वर्ष से कम के बालकों का। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। पहला विकल्प है समानता के अधिकार से, दूसरा विकल्प संपत्ति के अधिकार से, तीसरा विकल्प धर्म की स्वतंत्रता से, चौथा विकल्प अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो हमारा विकल्प सी सही आंसर होगा, धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन है? तो पहला विकल्प है किसके अधीन नहीं है पूछा गया। देखिए यहाँ पे किसके अधीन नहीं है, तो सार्वजनिक व्यवस्था सही आंसर, स्वास्थ्य सही आंसर, सदाचार सही आंसर। इसके अंतर्गत जो है मानववाद का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 25 खंड 1 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का समान अधिकार होगा। इसमें मानवता या मानववाद का कहीं पे कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो पहला है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्संग का प्रतिबंध, सही है। अनुच्छेद 24 कारखानोवाद में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यह भी सही है। अगला है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यह भी सही है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह गलत है। ये जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 30 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का जो अधिकार है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्संग का प्रतिषेध, सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी सही है। और अगला है अनुच्छेद 31 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार नहीं, यह जो है आपके अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 31 जो है संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली कुछ विधियों से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है इसमें, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो यह सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, यह भी सही है।
तीसरा कथन है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह कथन गलत है, यह कथन गलत है। ये तो सही है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था, लेकिन उस समय केंद्र में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी बल्कि जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। तो कथन सी है। एक बार हम फिर से और देख लेते हैं। कथन संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। यह तो सही है, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन थोड़ा सा मुझे लगता है मैं गलत बोल गया। अनुच्छेद 301 दिया हुआ है, यहाँ पे 300 नहीं दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 300 में जो संपत्ति के अधिकार ना अनुच्छेद 301 का संबंध जो है संपत्ति के अधिकार से नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा जो है इसमें पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो केवल कथन ए सही है, केवल कथन ए सही है, कथन बी और सी गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? पहला है संवैधानिक अधिकार, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है संविधिक अधिकार, चौथा है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आप सबको मालूम है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट को रिटे न्यायालय का निकालने का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकारों के हनन से। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प बी, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। तो सही बात है, जो संविधान प्रारूप की जो समिति थी बी.आर. अम्बेडकर के निर्देशन में जो समिति थी 7 सदस्यीय, उसके सदस्य के.एम. मुंशी जी थे, यह सदस्य थे। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, यह भी सही है 26 नवंबर 1949 को। तीसरा विकल्प है बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुत की गई थी, यह भी सही है। और विकल्प डी है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं, भारत का राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि जो है न्यायपालिका है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को जो है इसका अधिकार दिया गया है। अगला है मौलिक अधिकारों का संरक्षक, पहला विकल्प न्यायपालिका, दूसरा विकल्प कार्यपालिका, तीसरा विकल्प संसद, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट को रेटे निकालकर मौलिक अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। मैंने आप लोगों से इसकी खूब चर्चा की है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, तो ये तो सही है। दूसरा है कथन बी, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, यह कथन भी सही है। इसलिए कथन ए और बी दोनों सही हैं, और ए बी का स्पष्टीकरण है, यहाँ पे आर हो गया है। ठीक है, ए बी का स्पष्टीकरण है, विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को, यहाँ पे देखिए गलती हो गई, रिट की जगह डेट हो गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। पहला विकल्प है परमादेश, दूसरा विकल्प है, काफ़ी गलती हो गई इसमें, पहला विकल्प है
दूसरा विकल्प भी गलत हो गया है, अधिकारी परीक्षा हो गया है, अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा है। तीसरा विकल्प है बंदी प्रत्यक्षीकरण और चौथा विकल्प है प्रतिषेध। ठीक है, और चौथा विकल्प है प्रतिषेध। तो हमारा सही आंसर है, प्रश्न के अकॉर्डिंग है, उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है, किसके लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट करेगा इसको जारी, और इसका अर्थ ही होता है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। ठीक है, और यह वहाँ पे लागू होता है जब किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरस्त व्यक्ति को तत्काल आज़ाद कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें परमादेश दिया हुआ है। परमादेश और अधिकार परीक्षा प्रतिषेध के विषय में आप लोगों को मैंने बताया है, तो आप लोग उसे बताएंगे। परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध के विषय में कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना सुझाव अवश्य देंगे। अगला प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? पहला विकल्प है केशवानंद भारती वाद, दूसरा विकल्प है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, तीसरा विकल्प है गोलकनाथ वाद, चौथा विकल्प सज्जन कुमार वाद। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, केशवानंद भारती बनाम, ठीक है, भारत संघ जो केरल राज्य है, इसमें 1973 में यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। इसमें बताया गया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उससे जो है संविधान का मूल ढांचा नहीं गड़बड़ाना चाहिए। ठीक है, संसद के मूल ढांचे को छोड़कर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? पहला विकल्प गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, दूसरा विकल्प सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, तीसरा विकल्प केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और चौथा विकल्प है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बुनियादी ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और बाद में 1980 में जो है मिनर्वा मिल, अभी मैंने ऊपर आपको इसके विषय में बताया था, मिनर्वा मिल्स, ठीक है, में इसकी पुष्टि भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दी गई थी। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत या संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार, एक नैसर्गिक अधिकार, एक वैधानिक अधिकार, एक उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प सी, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक वैधानिक, एक विधिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 का जो कि भाग 12 में है, उसके अंतर्गत इसे स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? पहला विकल्प समानता का अधिकार है, दूसरा विकल्प है विरोध का अधिकार, तो विरोध का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। विकल्प सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह तो है, और विकल्प डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? पहला विकल्प है समान आवास का अधिकार, समान आवास का अधिकार, दूसरा विकल्प समानता का अधिकार, तीसरा विकल्प धर्म पालन का अधिकार और चौथा विकल्प स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो है विकल्प ए समान आवास का अधिकार जो है भारतीय संविधान नहीं प्रदान करता है। सभी को जो है समान आवास प्रदान करना जो है संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न जो कि किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता का अधिकार है। विकल्प बी है लिंग समानता का अधिकार, यह भी प्राप्त हुआ। तीसरा विकल्प है सूचना का अधिकार, तो विकल्प सी सूचना का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि 2005 में जो है 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ था और यह एक विधिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन
साहित्यिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। पहला है विधि के समान समझ, विधि के समान संरक्षण। दूसरा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इसमें जो है विकल्प ए हमारा सही आंसर। अगर विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 सभी लोगों को प्राप्त। अभी मैंने आपको बताया था जो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30, 15, 16, 19 और 30 ये 4 ऐसे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। और 14, 20, 21, 23, 25, 27 ये सब ऐसे अधिकार हैं जो सभी लोगों को प्राप्त हैं, चाहे वह भारतीय हो चाहे वह अन्यत्र का रहने वाला हो। अगला है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। पहला विकल्प व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है विधि के समक्ष समता का अधिकार। तीसरा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर होगा। भारत में जो है ब्रिटिश नागरिक जो है किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय का दावा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 6 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नांकित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? नीचे दिए गए, यहाँ फूट हो गया है, कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो पहला है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। दूसरा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। चौथा विकल्प है चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, तो हमारा सही आंसर, चूंकि पूछा जा रहा है कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं, मतलब विदेशियों को भी उपलब्ध नहीं है, तो विधि के समक्ष समानता सभी लोगों को उपलब्ध है। सभी लोग जो है विधि के समक्ष समान हैं, चाहे वह भारतीय हो चाहे वह गैर भारतीय हो। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इसका दावा लोग नहीं कर सकते हैं। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है इसका दावा व्यक्ति नहीं कर सकता। अभी मैंने आपको बताया 15, 16, 19 और 30। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता का जो है अधिकार प्राप्त तो है लेकिन उतना नहीं है। और चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। यह 3 अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और यह बस, हाँ, यह अधिकार केवल 3 जो है आपका BCD केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा BCD 2, 3, 4, विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार पर परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो पहला विकल्प अनुच्छेद 14, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 14 एवं 15, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 14, 15, 16, चौथा विकल्प अनुच्छेद 14, 16। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी 14, 15 और 16। अनुच्छेद 14, 15 और 16 भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 39 घ है, तो उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, वह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मुकदमा हुआ था 1982 में, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। उसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो हमारा विकल्प सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? पहला विकल्प अनुच्छेद 13 सेकंड तथा 14, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 14 एवं 15, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) और चौथा विकल्प अनुच्छेद 17 और 18। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत जो है OBC को जो है संवैधानिक आरक्षण का प्रावधान प्रदान किया गया है। इसमें है, ठीक है, 15(4) और 16(4।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्धों को तो यह करता है, जैनों को करता है, पारसियों को नहीं करता, सिखों को करता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द का उल्लेख हुआ है उसमें पारसी शब्द का या उसमें पारसियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 74। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3) में प्रावधान किया गया कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 20(2) है एक, अनुच्छेद 20(2), इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। दोनों 20(2) और 20(3) दोनों अधिकार की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो पहला विकल्प है 19, अनुच्छेद 19, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 22, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 21 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 20। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, अनुच्छेद 20(2). अभी हमने आपके ऊपर आपसे चर्चा की है इसके संबंध में। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 15, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 17, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 21, चौथा विकल्प अनुच्छेद 22। तो हमारा सही आंसर अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में किस चीज़ का विवरण प्राप्त होता है? अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से नागरिकों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? पहला विकल्प 1 माह के लिए, दूसरा विकल्प 3 माह के लिए, तीसरा विकल्प 6 माह के लिए, चौथा विकल्प 9 माह के लिए। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अधिकतम 3 महीने के लिए। अधिकतम 3 महीने के लिए प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) में इसका प्रावधान है। यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जा सकता है? महानतम रक्षक माना जा सकता है। तो पहला है परमादेश, दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध। तो जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, यह भी प्रश्न परीक्षाओं में बन सकता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक किसे माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारों को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अगला 50वां एवं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के? तो पहला विकल्प विश्वास, दूसरा विकल्प अधिकार, तीसरा विकल्प नैतिकता, चौथा विकल्प कार्य। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अधिकार है। अधिकार। एक विद्वान थे, एक राजनीतिक चिंतक थे, अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर। उन्होंने कहा था कि बिना कर्तव्य के अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। मतलब जो है मानव जीवन में अधिकारों की महत्ता है। अधिकार हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्नेस्ट बार्कर का कथन यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 50 प्रश्नों को रखा था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित जो मैंने श्रृंखला बनाई है उसमें आपके लिए अभ्यास टाइप के हैं।
तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।